अब सर आप कह रहे हैं कि उधर चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, हल हो जाएगा, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी झांक कर देखें तो उधर भी सूरत हाल कोई समझ से बालातर है। अगर आपको याद हो तो कुछ हफ्तों पहले जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर कुछ जजेस ने बायकॉट कर दिया था जुडिशल कमीशन के इजलास का कि जी हम नहीं बैठते जब तक 26वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तों पर आप फैसला नहीं देते थे, टेक्निकली ये कमीशन भी ठीक नहीं है। तो अब वो उधर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। तो आखिर वजह क्या है कि अदलिया में मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान या जो ऊपर के लोग हैं वो पहले उन कोर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा रहे हैं? मतलब अगर वो दरखास्तें पहले सुन ले तो मामला खत्म हो सकता है ना। सना साहिबा, गुजारिश ये है कि मेरा उन्हीं जज साहिबान से सवाल है कि क्या उनकी अदालतों में ऐसे केसेस ऐसे जो मुख्तलिफ कवानीन के तहत फाइल हुए हैं और वो कवानीन अदालतों में चैलेंज है और वो कोर्ट में या लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या उन केसेस को वो जज साहबान खुद सुनते नहीं रहे या आज नहीं सुनते हैं? या वो दो जज साहबान ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं करते तो हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनते। इसका मतलब है दो की राय बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट की राय पे भारी है, उनकी राय कंपल्सरी है। क्या बाकी जज साहबान जज नहीं है जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया है? जो जुडिशल कमीशन में बैठे हुए थे बाकी जज साहबान, क्या वो जजेस नहीं है? जो इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उनके बराबर के जज नहीं है? तो क्या दो जज साहबान को 15 जज साहबान के ऊपर फौकियत देनी है? क्या उनको उसके ऊपर सुपरसीड कराना है? ये बड़ा नामुनासिब रवैया है और जज साहबान को चाहिए अपनी राय दीजिए और उस राय के बाद अगर आपके साथी जजेस जो बैठे हैं वो भी आप जितने ही मोतबर हैं, वो भी आप जितने ही लादोइंग हैं और अगर वो समझते हैं कि नहीं ये ठीक है तो उनकी राय मेजोरिटी में जाना है ना। अदालत ने किसी एक या दो जज साहब के साथ नहीं, अदालत मेजोरिटी में फैसला करेगी तो मेजोरिटी का काम लागू होगा। अगर आप बायकॉट भी करेंगे तो काम तो चलता रहेगा। सही। अच्छा अब सर ये तो चले एक मसला है, मैं मालूम चाहता हूँ, ये जो एक सवाल उठाया जाता है ना कि अगर ये पहले ले लिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्यों दो जज साहबान ये कहते हैं कि बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट की राय से हमारी राय मुतमिर है? बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट जस्टिफाइड। अच्छा अब ये तो चले आप अदलिया से जुड़े कुछ मसाइल हैं सर, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से खुद सियासी तौर पर भी कुछ सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही है। अभी अगर आपकी भी नजर से वो खबर गुजरी हो जो हामिद रजा साहब का एक स्टेटमेंट था और उसमें ऑब्वियसली पीटीआई ने और हुकूमत दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी बानी चेयरमैन को एक ऑफर फिर की गई है जिसमें उनको कहा गया कि आपकी सजा हम खत्म कर देते हैं। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऑफर किसने दी या किस तरह दी गई, लेकिन अगर आपको मैं माजी में लेके जाऊं तो पहले गंडापुर साहब के हवाले से भी ये बातचीत हो रही थी कि किसी हद तक निगोसिएशन करने की उन्होंने कोशिश की, बाद में वो खबरें कुछ दुरुस्त भी साबित हुई। फिर उनकी एहलिया के बारे में भी यही बात हुई कि जी उन्होंने भी कुछ बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वो किसी शक्ल में नहीं जा सकी। तो अमूमन ये जो अफवाहें हैं उसमें कुछ सदाकत भी होती है, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है? क्या ऐसी ऑफर अगर खान साहब को की जाती है तो वो जो जरदारी साहब ने सालों जेल में गुजार दिए वो फिर कहाँ रुके स्टैंड करेंगे? जो नवाज शरीफ साहब ने जेलों में गुजार दिए वो कहाँ स्टैंड करेंगे अगर किसी को डील ही ऑफर करनी है? तो देखिए जो उनके साथ हुआ वो ज्यादती हुई, ये हमारा मौकफ है, इसके बरखिलाफ भी मौकफ है। सो आज किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो इमरान खान हो कोई और हो। हाँ, जो अगर किसी का कसूर है, गुनाह है, उसके मुताबिक उसको जजा सजा मिलनी चाहिए। अब अगर किसी ने कहा है कि कोई किसी को डील ऑफर की गई है या फला हुआ, तो जब तक वो सब्सटेंशिएट नहीं होगी अफवाहों को, मैं तो जब लॉजिकल बात ना हो, किसी खबर आई ये अफवाह, ये जराए की खबर अफवाह ही होती है। अच्छा अफवाह है, ये दुरुस्त भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर मेरा लॉजिकल थिंकिंग उसको उस तरफ नहीं लेके जाती, मुझे ये करीने क्यास नहीं लगती, तो मैं इस खबर को ये अहमियत नहीं देता कि मैं इस पर कमेंट करूं। उसकी वजह यह है कि सनसनीखेजी ये आपके यहाँ भी बड़ी बड़ी पॉपुलर हो गई है, हमारे यहाँ सियासतदानों के अंदर भी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हम भी सनसनीखेजी में अपना काम चलाते हैं, आप भी सनसनीखेजी में अपना काम चलाते हैं। तो मेरा ख्याल है सनसनीखेजी से हटके अगर कोई अपने लिए इस खबर थोड़ी सी छुरली छोड़ के और उस पर कमेंट्री शुरू कराए और एक ओपिनियन बनाए, मैं तो उसको इस खबर नहीं समझता। इस खबर को जब तक इस खबर का कोई माखज न हो,
सही। अच्छा, ये फरमाएगा सर कि कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से इकट्ठा होकर एक ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है। एक तो ये कि आपको लगता है कि इससे कुछ खौफ महसूस करना चाहिए हुकूमत को कि ऐसा अगर अलायंस बनता है तो कोई टफ टाइम देखने को मिलेगा, और दूसरा JUIFA की तरफ से कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि वो उस अलायंस को लीड करेगी या उसमें शामिल होगी या फिर वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी। तो आपकी क्या राय है सर कि क्या खो देना JUIFA को एज अ इत्तेहादी अफोर्ड कर सकती है हुकूमत? हमारे तो इत्तेहादी वो है ही नहीं इस वक्त, तो वो है ही अपोजिशन में। सर वो तो है, लेकिन एक करीबी ताल्लुकात तो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से करीबी ताल्लुक बिल्कुल है, और मौलाना फजलुर रहमान बड़े सियासतदान हैं, उनकी बड़ी फॉलोशिप है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और मैटर करते हैं बहुत। लेकिन उनका पहला गिला जो है वो तो PTI से है। वो ये कह रहे हैं कि मुझसे खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट छीना है। खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंडेट PTI के पास है, तो किसको दिया गया है? पहले PTI उनका मसला हल कर ले। दूसरा, अपोजिशन अलायंस फोर्स करना चाह रही है, शामिल है, करना चाहिए। एक पॉजिटिव मूव के तहत अवामी दबाव सियासत के रुख को मुतय्यन करता है। अपोजिशन इससे पहले भी इत्तेहाद बनाती रही है, हम भी बनाते रहे हैं। ये मुख्तलिफ ख्याल जमातें इकट्ठी होती रहती हैं, लेकिन इनके मुख्तलिफ ख्याल होने की वजह से ही सना मिर्जा साहिबा ये मुल्क की तारीख है कि इस तरह के इत्तेहाद अबतरी तो जरूर पैदा कर लेते हैं, सिस्टम के अंदर दरारें तो डालने में कामयाब कई दफा हो जाते हैं, सिस्टम फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को डिले तो करते हैं जो अल्टीमेटली अवामी मसाइल में इजाफे का बायस बनते हैं, लेकिन इनसे कभी हुकूमतें नहीं गिरी। हमने बहुत सारे अलायंस फोर्स किए, जगह जियाउल हक के खिलाफ किया, MRD बनी, हमारे खिलाफ अलायंसेस फोर्स हुए, भुट्टो साहब के खिलाफ, बाकी तो जितने भी अलायंसेस बने हैं आज तक इस मुल्क की तारीख में, उनकी वजह से डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कभी गैर आईनी इकदाम हुए, कभी अदालतों ने आइन से तजावुज करते हुए फैसले कर लिए, तो उसके नतीजे में हुकूमतें उथल पुथल का शिकार हुई। वो जो भी हुआ वो आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, तो अलायंसेस से हुकूमतें नहीं गिरा करती। फंक्शनिंग को स्लो करना, अगर वो ये समझते हैं अपोजिशन वाले कि हुकूमत ने कुछ हिम्मत इकोनॉमी की दुरुस्त की है, और उनके आस्ता आस्ता लोगों को ये यकीन होना शुरू हो गया है कि भाई अब इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो गई है, हुकूमत ने अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है। अभी हम बहस कर रहे थे अदलिया की, अदलिया के अंदर भी अब वो स्पाइट नहीं है कि वो डायरेक्टली इक़्तिदार को शेक कर दे या डायरेक्टली इक़्तिदार में आके मदाखलत करे, तो लोगों को एक तासर आना शुरू हो गया कि हुकूमत मजबूत है। अगर तो वो इस अमल को रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए अपोजिशन जो है वो हिलाना चाहती है कि गवर्नमेंट के इक़दाम जो है वो लोगों को रिलीफ न दें और लोग उनसे नाराज हो, तो और बात है। बाकी मेरा ख्याल है कि इससे खुश तो गवर्नमेंट नहीं हो सकती, कंफर्टेबल भी नहीं हो सकती। अगर सड़कें जो हैं उन पे एहतजाज हो रहा तो काम तो खराब होता है। पार्लियामेंट पूरी तरह फंक्शनल नहीं है, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये कल भी फंक्शनल नहीं थी, ये परसों भी उतनी फंक्शनल नहीं थी, लेकिन काम तो कर रही है, कानून साजी तो हो रही है, हुकूमत तो चल रही है, आपका मीडिया भी चल रहा है, सियासी अमल भी चल रहा है, सूबाई हुकूमतें भी चल रही हैं, और वार ऑन टेरर में भी हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक हफ्ते एक हिजान सा रहता है, और अपोजिशन का एक काम ये भी होता है कि अपने मुखालिफ को सुकून का सांस ना लेने दे, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि इस सोच के तहत अगर काम किया जाएगा तो क्या उसका मुल्क की कमजोर सूरत हाल को और नुकसान होने का एहतमाल नहीं है? क्या लोगों की जिंदगियां जो पहले ही आसानी नहीं है और मुश्किल में तो नहीं चली जाएंगी? ये देखने की बहरहाल जरूरत। सर काश के ये सोच जो आप जिसकी तशहीर कर रहे हैं वो बाकी लोगों को भी यकीनन उनके भी जहनों में आए। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान।